तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, हमने कल पढ़ा था गाइडेंस सर्विसेज। 10 प्रकार के गाइडेंस सर्विसेज हमने पढ़े थे, मार्गदर्शन सेवाएं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि कल जो हमने 10 प्रकार के मार्गदर्शन के सेवाएं पढ़े थे, उन मार्गदर्शन सेवाओं को कैसे विद्यालय के अंदर हम आयोजित कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे छात्र छात्राओं को वो 10 प्रकार के मार्गदर्शन के सेवाओं को हम प्रदान कर सकते हैं। बच्चों को वो मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमें विद्यालय में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, कैसी व्यवस्था करनी होगी, इस चीज़ के बारे में हम बातचीत करेंगे। ये क्लास दोस्तों आपकी बीएड 4th सेमेस्टर की क्लास है। बीएड 4th सेमेस्टर की क्लास है और हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड पेपर आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, और यूनिट है हमारा 3 का ए पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक ये है, आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस इन स्कूल। विद्यालयों में मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं का संगठन कैसा होता है। यानी कि विद्यालयों में यदि हमें मार्गदर्शन और परामर्श देना है तो किस प्रकार की व्यवस्था हमें विद्यालय में करनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक विद्यालयों में निर्देशन व्यवस्था, यानी 1 to 8 तक के लिए हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस इन प्राइमरी लेवल स्कूल। प्राइमरी लेवल स्कूल पे होता क्या है कि प्राइमरी स्तर पर बालकों की समस्याएं कम एवं अधिक गंभीर नहीं होती हैं, अतः प्राथमिक स्तर पर शिक्षा द्वारा ही निर्देशन का कार्य किया जाता है। अब देखिए, प्राथमिक स्तर पर क्या है कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं, तो क्या होता है कि इनकी जो समस्याएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होती है। इनको सहज सरल तरीके से हमें पढ़ना लिखना सिखाना होता है। तो इस स्तर पर क्या होता है कि निर्देशन शिक्षक ही दे देता है। जो उनको पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, क्लास टीचर या फिर अन्य टीचर हैं, तो वो वही इनको निर्देशन देने का काम करते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें छोटे होते हैं, इनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। प्राइमरी स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम का कार्यभार प्रधानाध्यापक तथा अन्य शिक्षकों पर होता है। कक्षा अध्यापक विद्यार्थियों के अधिक निकट रहता है। प्राइमरी स्तर पर जो निर्देशन कार्यक्रम बच्चों को देना है, उसका जो कार्यभार है, या कह लीजिए जो उसका मेन कार्यभार का बोझ होता है, वो प्रधानाध्यापक पे होता है। यानी प्रधानाध्यापक ही सबको लीड करता है निर्देशन करने के लिए। और जो क्लास टीचर है, क्लास टीचर बच्चों के अधिक निकट रहता है प्राइमरी स्तर पर। तो यानी 2 लोग मिलकर निर्देशन का कार्य करते हैं। प्रधानाध्यापक लीड करता है, कक्षा अध्यापक बच्चों के निकट रहता है। प्रधानाचार्य निर्देशन कार्य को पूरा करने हेतु विद्यालय के बाहर की संस्थाओं से भी सहयोग प्राप्त करते हैं। जो प्रिंसिपल है, अगर निर्देशन कार्य में किसी बाहरी व्यक्ति की मदद चाहिए तो बाहरी व्यक्ति की मदद भी दिलाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि चिकित्सक की ज़रूरत है, कोई बालक है, उसका स्वास्थ्य संबंधी कुछ संदेह है, तो चिकित्सक को बुला के उसकी जांच कराई जाएगी। अगर बच्चे के बारे में रिपोर्ट लेना है तो अभिभावक को बुलाकर उससे पूछा जाएगा। तो बाहरी लोगों से भी मदद लिया जाता है। एक डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम को देखकर आप प्रारंभिक स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम का स्वरूप आप समझ सकते हैं। प्रधानाचार्य जो होता है वो निर्देशन का अध्यक्ष होता है, यानी यही बताता है कैसे निर्देशन करना है, कब करना है, किस प्रकार से करना है। कर्ता कक्षा अध्यापक है, और इसके अलावा अगर अन्य कोई शिक्षक हैं तो वो भी करेंगे, लेकिन अधिक निकट विद्यार्थियों के कक्षा अध्यापक ही रहता है। अगर निर्देशन देने में विद्यार्थियों को निर्देशन देने के लिए किसी बाहरी संस्थाओं की या बाहरी व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, तो जो प्रधानाचार्य है वो बाहरी व्यक्तियों से कांटेक्ट करता है। सामाजिक संस्थाएं हो गई, विद्यालय से बाहर की संस्थाएं, अभिभावक, चिकित्सक, ये सब लोग उसमें आ जाएंगे। तो ये प्रारंभिक स्तर पर निर्देशन की व्यवस्था का जाल है। प्राथमिक स्तर पर निर्देशन व्यवस्था का प्रशासन विद्यालय के प्रधानाध्यापक के हाथों में होता है। वही बताते हैं कि निर्देशन कैसे करना है, किस प्रकार से करना है।
कक्षा अध्यापक छात्रों के अधिक संपर्क में रहता है क्योंकि बच्चों को वो पढ़ाता है, अतः वह उनकी समस्याओं को भली भांति समझता है। निर्देशन कार्य को पूरा करने के लिए अध्यापक एवं प्राचार्य सामाजिक संस्थाओं एवं विद्यालय की बाहर की संस्थाओं की सहायता भी लेते हैं। माता पिता, चिकित्सक, उपस्थित अधिकारी आदि सभी का सहयोग प्राप्त करते हैं अगर कोई विशेष बालक कक्षा में मिल गया तो। दूसरा हम देखते हैं माध्यमिक विद्यालय की निर्देशन व्यवस्था। माध्यमिक विद्यालय की बात हो रही है 9 से 10। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस इन हाई स्कूल, हाई स्कूल की बात हो रही है। इसमें क्या है, इस स्तर पर निर्देशन व्यवस्था का रूप व्यवस्थित होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, संगठित होता है। इन विद्यालयों में निर्देशन कार्य में निर्देशन समिति एवं निर्देशन प्रदाता प्रधानाचार्य की सहायता करते हैं। प्रधानाचार्य की मदद करने के लिए निर्देशन समिति होता है, निर्देशन प्रदाता होता है। बालकों के अभिभावकों एवं निर्देशन समिति से शिक्षकों को संपर्क बनाना होता है। जो हाई स्कूल के टीचर होते हैं, क्लास टीचर और बाकी के टीचर, उनको निर्देशन समिति से और बच्चे के जो पेरेंट हैं उनसे हमेशा कांटेक्ट बना के रखना होता है ताकि उनको पता रहे कि बालक किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको किस प्रकार की दिक्कत आ रही है, ये सारी चीज़ें। निर्देशन कार्य में मुख्य स्थान माध्यमिक स्तर पर निर्देशन प्रदाता का होता है, यानी जो निर्देशन प्रदान करने वाला है। अब वो कोई शिक्षक भी निर्देशन प्रदान कर सकता है या फिर आप अलग से कोई गाइड भी बुला के विद्यालय में रख सकते हैं, या कोई काउंसलर, एजुकेशनल काउंसलर भी बुला के आप विद्यालय में रख सकते हैं। अगर आप शिक्षक से परामर्श दिलवाते हैं तो शिक्षक को आपको प्रशिक्षित करवाना होगा। जैसे कि जो क्लास टीचर है या कोई अन्य टीचर हैं उनको साइकोलॉजी से कोई डिप्लोमा या फिर पीजी वगैरह वो कर लें तो वो क्लास टीचर के साथ साथ परामर्श भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार का कुछ व्यवस्था होता है। अगर आपको डायग्राम देखना है तो आप देख सकते हैं माध्यमिक स्तर पर भी प्रधानाचार्य ही निर्देशन कार्य का अध्यक्ष होता है, यानी इसी के हाथ में पूरा निर्देशन से संबंधित पावर होता है। ये लीड करता है कक्षा अध्यापक को, कक्षा अध्यापक लीड करेगा, बाकी के अन्य अध्यापकों से वो संपर्क बना के रखेगा और कक्षा अध्यापक और अन्य अध्यापक छात्र छात्राओं को निर्देशन प्राप्त करते हैं। इसमें निर्देशन प्रदाता भी आ जाएगा, अगर अलग से कोई विद्यालय में काउंसलर मौजूद है तो वो भी मतलब कक्षा अध्यापक के संपर्क में रहेगा। कक्षा अध्यापक, परामर्शदाता और अध्यापक तीनों लोग मिलकर परस्पर सहयोग कर छात्र छात्राओं को निर्देशन देंगे। निर्देशन देते समय अगर बाहरी संस्थाओं, जातीय संस्थाएं, माता पिता किसी की आवश्यकता है तो प्रधानाचार्य से कांटेक्ट करेंगे और उनकी मदद लेंगे। माता पिता के द्वारा बच्चे में क्या आचरण है उसको परिवर्तित किया जा सकता है। जातीय संस्थाओं की मदद से सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की निर्देशन व्यवस्था 11-12। इस स्तर पर निर्देशन की क्या व्यवस्था होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स। इसमें क्या होता है हम देखते हैं। इस स्तर पर विद्यार्थी विभिन्न व्यवसायों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के संबंध में भी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ही बच्चा 10th पास करता है, 11-12 में आता है तो वो थोड़ा रोजगार के बारे में भी सोचने लगता है कि आगे जाके हमको क्या करना है, वैसा ही हम पढ़ाई करेंगे। तो प्रमुख व्यवसायों के संबंध में उसको सूचना चाहिए होता है। किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ये सब बनना होता है तो वो आगे उसमें क्या चीज़ पढ़ाई करेंगे ये सब जानकारी उनको चाहिए होता है। किस विश्वविद्यालय, किस महाविद्यालय से करेंगे। तो इसके लिए इस स्तर पर क्या होता है कि काउंसलर की आवश्यकता पड़ जाती है कि अब परामर्शदाता एक विद्यालय में हो, ये जरूरी है। अतः उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन क्रियाओं तथा निर्देशन कार्यकर्ताओं की अधिक आवश्यकता होती है। अब मतलब 11-12 स्तर पर है कि भैया क्लास टीचर के अलावा एक निर्देशन कार्यकर्ता हो या एक एजुकेशनल काउंसलर हो तो बहुत अच्छे से परामर्श और निर्देशन दोनों ही विद्यालय में प्रदान किया जा सकता है। इसका अगर हम डायग्राम देखेंगे तो देख सकते हैं प्रधानाचार्य यहाँ नाम मात्र के लिए होता है। निर्देशन कार्यक्रम को जो पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं वो निर्देशन संचालक होते हैं। निर्देशन संचालक के हाथ में ही पूरा निर्देशन कार्यक्रम का पावर होता है। निर्देशन संचालक जो होता है वो 2 लोगों को ऑपरेट करता है। विभागीय अध्यक्ष को, जो विभाग के अध्यक्ष हैं जैसे कक्षा अध्यापक हो गए,
और निर्देशन विशेषज्ञ को, विद्यालय में एक निर्देशन विशेषज्ञ भी होगा जो कक्षा का परामर्शदाता होगा, अलग अलग कक्षाओं में जाके परामर्श देगा बच्चों को। तो जो निर्देशन संचालक होते हैं वो 2 लोगों को ऑपरेट करते हैं, एक निर्देशन विशेषज्ञ को, एक विभागीय अध्यक्ष को या विभागीय सदस्य जितने भी होंगे उनको। और ये जो कक्षा अध्यापक हैं और जो कक्षा परामर्शदाता हैं, ये दोनों निर्देशन करने का काम करते हैं किसको, छात्र और छात्राओं को निर्देशन देने का काम करते हैं। निर्देशन देते समय अगर इनको पेरेंट्स की हेल्प चाहिए, जातीय संस्था की हेल्प चाहिए, तो ये निर्देशन संचालक को बताएंगे। निर्देशन संचालक इनसे कांटेक्ट करके जो भी मदद की आवश्यकता है उसको फुलफिल करने का प्रयास करेगा। तो ये डायग्राम होता है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। इस स्तर पर अलग से काउंसलर की आवश्यकता पड़ जाती है। इन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों पर अत्यधिक कार्यभार होने के कारण वे निर्देशन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाते। अब देखिए, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो प्रधानाचार्य होते हैं उनके पास बहुत काम होता है, क्योंकि 11th-12th के जो प्रिंसिपल होते हैं उनकी काउंसलिंग में भी ड्यूटी लगती है। जब प्राइमरी के शिक्षक भर्ती होने लगते हैं तो प्राइमरी के शिक्षक जब प्राइमरी के जो शिक्षक होते हैं उनकी जब काउंसलिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो इन सब का भी कार्यभार इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को कभी कभी मिल जाता है। तो इस कारण मतलब उनको कई ऑफिशियल बहुत सारे काम होते हैं, तो वो निर्देशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने पाते हैं। इसलिए प्रधानाचार्य द्वारा निर्देशन के संगठन के कार्यों को निर्देशन संचालक को सौंप दिया जाता है। प्रधानाचार्य बोलता है कि मेरे पास ऑफिशियल वर्क बहुत है, तो इसलिए हम इस काम को नहीं देख सकते हैं, तो निर्देशन संचालक को ये सारे चीज़ें सौंप दी जाती हैं। इस कार्य हेतु निर्देशन संचालक को कक्षा अध्यापक, कक्षा परामर्शदाता, प्रधानाचार्य इत्यादि सभी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन हाँ, प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी आपको मेरे द्वारा सहयोग चाहिए हम आपको देंगे। क्लास टीचर कोऑपरेट करेंगे, जो परामर्शदाता हैं वो आपका बात मानेंगे, आपको ये सारी चीज़ें देखनी हैं। इसके बाद क्या है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता निर्देशन कार्य हेतु होती है। अब माना जाता है कि जो 11 से 12 के बच्चे हैं इनको मतलब कोई भी आके निर्देशन न दे, प्रशिक्षित व्यक्ति हो यानी स्पेशल परामर्शदाता हो वही दे, क्योंकि यहाँ पर उनको सही सटीक और प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है, अच्छे से गाइडेंस की ज़रूरत होती है। चलिए अब हम देखते हैं चौथा, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर निर्देशन व्यवस्था की रूपरेखा। जो कॉलेज होते हैं, जो यूनिवर्सिटी होती हैं, इसमें निर्देशन की व्यवस्था के लिए क्या रूपरेखा होती है। तो हम देख सकते हैं गाइडेंस प्लान फॉर अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल। इस स्तर पर छात्रों की संख्या तथा आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग ढंग से निर्देशन कार्य को संगठित किया जाता है। आपको पता ही होगा कि एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, बहुत सारे पाठ्यक्रम होते हैं। तो जब बहुत सारे पाठ्यक्रम होंगे तो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट होंगे, वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, और अलग अलग कोर्स के जो बच्चे होंगे उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होंगी, उनको जानकारियाँ भी अलग अलग फील्ड में चाहिए होंगी। तो यहाँ पे एक निर्देशनकर्ता या एक परामर्शदाता से काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक प्रिंसिपल है, रेखीय संगठन मतलब इस हिसाब से, तो रेखीय संगठन सिद्धांत के आधार पर अगर निर्देशन की हम व्यवस्था करें किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में, तो उसके अनुसार जो कॉलेज का प्रबंधक होता है या जो विश्वविद्यालय का कुलपति होता है, वाइस चांसलर, और वो निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, और 5 निदेशक उसके अधीनस्थ काम करते हैं। 5 निर्देशनकर्ता या परामर्शदाता उसके अधीनस्थ, उसके अंडर में कार्य करते हैं। 5 किस लिए, क्योंकि बहुत सारे कोर्स होते हैं, बहुत वैरायटी मतलब कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे बच्चों की आवश्यकता भी अलग अलग होती है। तो एक निर्देशनकर्ता या परामर्शकर्ता से काम नहीं चलता है। तो वो 5 निदेशक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे विद्यार्थी सेवाओं के निदेशक, स्वास्थ्य संबंधी काउंसलर, आर्थिक विषयों संबंधी निर्देशक, शिक्षण संबंधी काउंसलर, पुस्तकालय निदेशक। इस प्रकार के 5 हम रखते हैं, बाकी आप बढ़ा भी सकते हैं।
ये पांचों निदेशक परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं तथा निर्देशन के बारे में विशिष्ट सलाह प्रबंधक कुलपति को देते हैं और उसके अनुसार कुलपति विश्वविद्यालय में कोई भी परिवर्तन करना होता है विश्वविद्यालय की गतिविधियों में तो वो कर देते हैं। रेखीय क्रम के अनुसार शिक्षण निदेशक के उपरांत, ये जो शिक्षण निदेशक था उसके उपरांत अध्ययन विभागाध्यक्ष शिक्षकगण होते हैं, वो भी बच्चों को निर्देशन देते हैं, लेकिन स्पेशल निर्देशन देने के लिए यहाँ पे अलग अलग काउंसलर होते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि ये तो हमने बताया कि किस प्रकार से जाल रहता है और कौन कौन निर्देशन देने का कार्य करते हैं किस किस स्तर पर। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि विद्यालय में जो निर्देशन कर्मचारी होते हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे परामर्शदाता हों, चाहे प्रिंसिपल हों, उनका दायित्व तो क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उनको किस प्रकार के फंक्शंस करने चाहिए जो विद्यालय के हित में होते हैं, महाविद्यालय के हित में होते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गाइडेंस पर्सनल। निर्देशन कार्यकर्ता सबसे पहले तो हमें जानना है कि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के निर्देशन कार्यकर्ता होते हैं। पहले तो होते हैं सामान्य कार्यकर्ता। सामान्य कार्यकर्ता कौन होते हैं, आइए समझते हैं। सामान्य कार्यकर्ता वे कार्यकर्ता होते हैं जो विद्यालय की निर्देशन सेवा का सिर्फ इंस्पेक्शन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने वाले कर्मचारी सामान्य कार्यकर्ता के अंतर्गत आते हैं। खाली निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, खाली मतलब उसकी निगरानी करते हैं, और वे कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता में आते हैं, जैसे अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, प्रिंसिपल। अब क्या है, विद्यालय में प्रिंसिपल निर्देशन देने का ही काम नहीं करता है, वो खाली लीड करता है, देखता है कि जो निर्देशन कार्यक्रम है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट कराता है, जहाँ पे कुछ फैसिलिटी की ज़रूरत होती है काउंसलर को, टीचर को, वो चीज़ प्रोवाइड कराता है, मूल्यांकन करता है, ये सारी चीज़ें करता है। तो ये सामान्य कार्यकर्ता में आ जाते हैं। आप देखे होंगे जो बेसिक शिक्षा के अधिकारी होते हैं या फिर जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं वो इंटर कॉलेज में विजिट करते हैं, कंपोजिट विद्यालय में विजिट करते हैं, वहाँ देखते हैं टीचर सही से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये भी निर्देशन देने का कार्य जो करते हैं ये सब सामान्य कार्यकर्ता में आ जाते हैं। सामान्य कार्यकर्ता अनुभवी होना चाहिए, योग्य भी होना चाहिए। अगर वो अनुभवी और योग्य नहीं होगा तो वो कैसे चेक करेगा कि विद्यालय में सही से निर्देशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तो उसको निर्देशन संबंधी सिद्धांत, निर्देशन संबंधी अधिनियम, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी तो वहाँ पे जांच कर पाएगा। अगर हमें देखना है कि कोई डॉक्टर सही से इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही मेडिसिन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हमें भी तो उस मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए ना। जब हमें ही नॉलेज नहीं होगी तो हम कैसे पता करेंगे कि वो सही दवाई दे रहा था कि गलत दे रहा था। तो जो यहाँ पे मतलब सामान्य कार्यकर्ता होंगे निर्देशन कार्यक्रम के, वो अनुभवी होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, इन्हें निर्देशन सेवाओं से संबंधित अधिनियमों की जानकारी होनी चाहिए, तभी वह निर्देशन कार्यक्रम में सहयोग दे पाएगा, वह अपेक्षात्मक सुधार भी कर पाएगा। जो चीज़ सुधार की ज़रूरत होगी वो बता पाएगा कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, ये चीज़ आप सही से कीजिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बीएड से ही संबंधित देकर समझा देता हूँ। आप टीचिंग करते हैं बीएड के 3rd सेमेस्टर में, आपका इंटर कॉलेज में ड्यूटी लगाया जाता है पढ़ाने के लिए, तो आपके पीछे ऑब्जर्वर बैठे होते हैं, क्लास के पीछे के टेबल पे ऑब्जर्वर बैठे होते हैं, वो आपके बीएड डिपार्टमेंट के ही शिक्षक होते हैं। तो उनको अगर नॉलेज नहीं रहेगा कि टीचिंग मेथड क्या होता है, प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, जो आप उद्देश्य कथन बोलते हैं वो क्या होता है, टीएलएम क्या होता है, तो फिर वो आपके कमेंट डायरी पे कमेंट कैसे करेंगे। तो जो आपके ऑब्जर्वर हैं उनको लेसन प्लान के जो अधिनियम होते हैं, कक्षा में शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं, कक्षा शिक्षण मॉडल होते हैं, उनके बारे में भली भांति नॉलेज होना चाहिए, तभी वो आप पे टिप्पणी कर सकते हैं, आप में कुछ सुधार करा सकते हैं। तो ठीक ऐसा ही होता है कि निर्देशन कार्यक्रम करने वाले जो अधिकारी हैं उनको निर्देशन कार्यक्रम के अधिनियम सिद्धांत मालूम होने चाहिए, ताकि जो व्यक्ति निर्देशन दे रहा है अगर वो सही दे रहा है तो उनको प्रोत्साहित कीजिए, अगर गलत दे रहा है तो आप सुधार भी करा पाइए, क्योंकि आपको नॉलेज रहेगा तभी आप बता पाएंगे। ठीक, चलिए दूसरे होते हैं निर्देशन विशेषज्ञ कर्मचारी। अब विशेषज्ञ वो हैं जो निर्देशन डायरेक्ट देने का काम करते हैं किसी भी संस्थान में। निर्देशन कार्य में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं ये व्यक्ति, ये इसीलिए निर्देशन विशेषज्ञ कहलाते हैं। परामर्शदाता आ जाएंगे इसके अंदर, विद्यालय मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे, कोई स्पेशल विद्यालय का साइकोलॉजिस्ट है वो आ जाएगा, निर्देशन संचालक आ जाएंगे और निर्देशनकर्ता भी आ जाएंगे,
इसमें इन समस्त विशेषज्ञों को अपने क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी होती है। अलग अलग काउंसलर होते हैं, उनको अपने क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी होती है। अब हम देखेंगे निर्देशन व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित कर्मचारी कार्य करते हैं। निर्देशन व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखा प्रिंसिपल कार्य करता है, टीचर कार्य करता है, क्लास टीचर कार्य करता है, परामर्शदाता कार्य करता है, विद्यालय मनोवैज्ञानिक कार्य करता है, कोई स्वास्थ्य परामर्शदाता है वो भी कार्य करता है। तो हम इन सब का थोड़ा थोड़ा दायित्व तो देखेंगे कि इनको विद्यालय में कैसे निर्देशन से संबंधित कार्य करने चाहिए। सबसे पहले हम प्रिंसिपल का देख लेते हैं। प्रधानाचार्य की भूमिका। विद्यालय में प्रधानाचार्य के स्थान के बारे में पीसी रेन ने लिखा है। पीसी रेन ने क्या लिखा है? घड़ी में प्रधान कमानी, मशीन में प्रचक्र, जलयान में यंत्रीकरण का जो स्थान है वही स्थान किसी भी विद्यालय में प्रधानाचार्य का है। देखिए इस परिभाषा को आप ऐसे समझ सकते हैं, घड़ी में जो प्रधान कमानी होती है एकदम बीचों बीच सेंटर में होती है, तो उसी प्रकार अगर कोई विद्यालय है तो यहाँ सेंटर में जो बैठता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है। और सेंटर में बैठने का क्या मतलब होता है कि इसी पे विद्यालय केंद्रित है, यही विद्यालय को प्रशासित कर रहा है प्रिंसिपल ही। तो यही चीज़ है, बताया जा रहा है कि जैसे घड़ी में प्रधान कमानी घड़ी को नियंत्रित करती है, घड़ी को प्रशासित करती है, उसी प्रकार जो विद्यालय में प्रधानाचार्य है वो पूरे विद्यालय को क्या करता है? प्रशासित करने का कार्य करता है। तो ऐसे में विद्यालय में प्रिंसिपल का जो दायित्व है वो थोड़ा अहम है। किसी भी विद्यालय की प्रगति उस विद्यालय के प्रधानाचार्य की सूझ, कितना समझदार है वो, प्रशासकीय क्षमता, कितना अच्छे से प्रशासन को चला पाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को वो कंट्रोल कर पाता है, कितना योग्य है, उस पर निर्भर करती है। निर्देशन प्रक्रिया को शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया है। माना गया है कि अगर हमें शिक्षण कार्य करना है तो हमें निर्देशन देना ही पड़ेगा। बिना निर्देशन के हम शिक्षण कार्य सही से नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षण का एक अभिन्न अंग है निर्देशन। तो इसलिए निर्देशन के क्षेत्र में प्रधानाचार्य का नेतृत्व होना आवश्यक है, क्योंकि भाई शिक्षा से संबंधित है तो प्रधानाचार्य को शिक्षा से संबंधित बहुत नॉलेज होता है। तो प्रधानाचार्य यहाँ पे नेतृत्व करे निर्देशनकर्ताओं का तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रधानाचार्य विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम का प्रशासकीय प्रधान होता है। निर्देशन कार्यक्रम का मेन वही होता है। अत्यधिक कार्यभार किसी भी योग्य शिक्षक को सौंप सकता है। जो भी विद्यालय में कोई योग्य शिक्षक होगा जिसने 6 मंथ की डिप्लोमा कर रखी होगी, पीजी कर रखा होगा साइकोलॉजी से, उसको निर्देशन का कार्यभार सौंप सकता है वो, लेकिन अपने समर्थन तथा नेतृत्व को किसी अन्य को सौंप नहीं सकता है। देखिए वो निर्देशन संबंधी कार्यभार किसी शिक्षक को, किसी परामर्शदाता को जरूर सौंप सकता है, लेकिन जो लीड करने का काम है, जो सपोर्ट करने का काम है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम है, वो किसी अन्य को नहीं सौंप सकता। ये चीज़ उसको खुद से ही करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल का जो मेन दायित्व है निर्देशन कार्यक्रम के संबंध में वो यही है कि वो निर्देशनकर्ताओं को, परामर्शदाताओं को, अध्यापकों को, कक्षा अध्यापकों को, विद्यालय मनोवैज्ञानिक को, चिकित्सक परामर्शदाता को अपना समर्थन दे, नेतृत्व दे, अपना निर्देशन दे, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। अतः प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है कि वो अपने समस्त सहयोगी शिक्षकों को निर्देशन कार्य हेतु प्रोत्साहित कर उन्हें समस्त प्रकार की सुविधाएं भी दें। छात्र छात्राओं को निर्देशन देने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं भी दे। तो देखिए प्रिंसिपल का निर्देशन संबंधी क्या कार्य हो सकता है विद्यालय के अंदर? परामर्श सेवा हेतु उत्तम भवन की व्यवस्था करें, धन की व्यवस्था करें, उपकरण जो चाहिए वो उपकरण की व्यवस्था करें। फिर इसके बाद निर्देशन समिति का गठन करें कि निर्देशन कार्यक्रम यदि विद्यालय में प्रदान करना है तो उसमें कितने सदस्य होंगे, उसका मुख्य कौन होगा, इसकी रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत करनी है, इसका हम मूल्यांकन कब करेंगे, तो इसके लिए एक समिति का गठन करें। विद्यालय में योग्य एवं कुशल निर्देशन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करें निर्देशन समिति के अंतर्गत। नियुक्ति निर्देशन कार्यकर्ताओं के मध्य कार्य का विवरण करे। जब वो समिति का गठन करेगा फिर उसके अंदर निर्देशन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेगा, फिर उनको कार्य भी बताएगा कि आपका कार्य ये है, आपका कार्य ये है। निर्देशन कार्यकर्ताओं तथा शिक्षकों को नौकरी के मध्य प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना। जो निर्देशन कार्यकर्ता हैं विद्यालय में, चाहे फिर शिक्षक हैं, उनको बीच बीच में ट्रेनिंग भी दिलाता रहे। विद्यालय में के शिक्षकों को निर्देशन का महत्व समझाए, समस्याएं समझाएं तथा उद्देश्य को समझने में अपना सहयोग प्रदान करें। निर्देशन
एक सेकेंड रुक जाइएगा। निर्देशन सेवाओं के गठन में अपना नेतृत्व प्रदान करना, निर्देशन संबंधी क्रियाओं का निरीक्षण करते रहना समय समय पर कि जो हमने समिति गठन किया है, समिति में जितने सदस्य हैं वो सही से निर्देशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो कोई बालक नहीं है जो समस्याओं से जूझ रहा है और लर्निंग सही से नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज़ निरीक्षण करेगा। निर्देशन कार्य हेतु समुचित समय देना विद्यालय को। निर्देशन कार्यक्रम प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने हेतु शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना, कि जो निर्देशन प्रोवाइड हो रहा है उसका मूल्यांकन करने हेतु शिक्षकों को अपना सहयोग दें। अब दूसरा क्या है, परामर्शदाता का कार्य, फंक्शंस ऑफ द काउंसलर। प्रत्येक विद्यालय में एक परामर्शदाता होता है। बालकों को परामर्श प्रदान करने हेतु या तो शिक्षक को ही प्रशिक्षित कर दिया जाता है अथवा परामर्श विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाता है। विद्यालय से गहन संबंध बनाए रखे जो काउंसलर है। यथा समय अभिभावकों की बैठक कर उनसे संपर्क बनाए रखने का प्रयास करे ताकि बच्चों की रिपोर्ट उसको लगातार मिलता रहे और जो भी समस्या बच्चे को आ रही है उसका वो समय पर समाधान कर सकें। विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करे, जो विशेष बालक लगते हैं या जिस भी कक्षा में किसी बालक की विशेष समस्या कोई दिख रही है तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण करें। छात्रों को विभिन्न व्यवसायों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करें जिन छात्रों को आवश्यकता है। ऐसे शिक्षकों की सहायता कीजिए जिसकी कक्षा में कोई समस्यात्मक बालक हैं, वहाँ पे काउंसलर जाए और उस बालक का ऑब्जर्वेशन करे, देखे, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करे, जो भी समस्या है उसका समाधान करें। विद्यार्थियों को स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करे काउंसलर। विद्यालय में भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के संबंध में सूचनाएं संकलित करेगा काउंसलर, और आवश्यकता अनुसार जब किसी बच्चे को आवश्यकता पड़ेगा तो वो जो एकत्रित सूचना किया था उसको विद्यार्थियों को प्रदान भी करेगा। नए कक्षा अध्यापक तथा अन्य विद्यालय कर्मचारियों को निर्देशन सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना। जो नए कक्षा अध्यापक नियुक्त होंगे चाहे फिर अन्य विद्यालय के जो कर्मचारी होंगे उनको निर्देशन सेवा से संबंधित कोई जानकारी नहीं होगी तो उनको भी थोड़ा जानकारी दे के रखेंगे कि बच्चे उनसे भी कुछ पूछें तो वो बच्चों को बता सकें। सामाजिक समायोजन को प्रोत्साहित करने हेतु सामूहिक निर्देशन को बढ़ावा देना। सबको थोड़ा बहुत निर्देशन के नियम सिखाया जाएगा ताकि सब परस्पर मिलकर एक सामाजिक समायोजन का माहौल विद्यालय में क्रिएट कर सकें। निर्देशित सेवाओं का उत्तरोत्तर अध्ययन करना। निर्देशित जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को निर्देशन दिया जा चुका है उसको निर्देशन देने के बाद उसकी क्या स्थिति है उसका अध्ययन भी करना है काउंसलर को, कि निर्देशन जब हमने इसको दिया तो उसका कुछ प्रभाव हुआ या नहीं हुआ, जो समस्या थी वो ख़त्म हुई या नहीं हुई, जिससे निर्देशन सेवाओं के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके। तो काउंसलर का काम है कि निर्देशन देने के बाद उसका मूल्यांकन भी करेगा। विद्यालय की विभिन्न योजनाओं में अपनी रुचि दिखाएगा। विद्यालय में जितनी भी पॉलिसीज लाई जाएंगी उसमें रुचि दिखाएगा, जो उसमें सुधार हो सकता है, जो चीज़ें बदलाव हो सकती हैं, कुछ अच्छा किया जा सकता है वो अपना सुझाव रखेगा। सांवेगिक कठिनाइयों को अनुभव करने वाले विद्यार्थियों को विशेषज्ञों के पास भेजेगा। अगर उससे नहीं केस सॉल्व हो पा रहा है किसी विद्यार्थी का, इमोशनली वो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में है साइकोलॉजिकली तरीके से, तो फिर अपने से उच्च काउंसलर के पास उसको रेफ़र करेगा। विद्यार्थी के पारिवारिक वातावरण, आर्थिक स्तर तथा व्यक्तित्व से संबंध विभिन्न पक्षों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेगा। हर विद्यार्थी का नॉलेज उसे होना चाहिए काउंसलर को। अब देखिए परामर्शदाता के कुछ आवश्यक गुण भी होते हैं कि ये सब जो मैंने अभी दायित्व बताया परामर्शदाता के, काउंसलर के, ये सब इन दायित्वों को तभी वो पूरा कर पाएगा जब वो योग्य होगा। तो योग्य होने के लिए क्या गुण चाहिए? रूथ स्ट्रंग के अनुसार परामर्शदाता एक माली के समान है जो मिट्टी तैयार करता है और प्रत्येक पौधे को स्वयं उगने में सहायता करने हेतु प्रत्येक के कार्य करने को उत्साहित करता है। परामर्शदाता जो काउंसलर होता है वो क्या होता है, माली को डायरेक्ट कुछ नहीं करता है, वो मिट्टी को क्या करता है, पानी देता है और मिट्टी को सरस बनाता है, उपजाऊ बनाता है और पौधा अपने आप फिर बड़ा हो जाती है। तो उसी तरह काउंसलर का कार्य है कि जो भी विद्यार्थी में समस्या है उस समस्या से वह कैसे निकल सकता है, इस चीज़ से
वो उसको परिचित कराता है और फिर विद्यार्थी अपना विकास स्वयं से करने में सक्षम हो जाता है। देखिए, जो काउंसलर होगा वो अत्यधिक बौद्धिक योग्यता एवं क्षमता वाला होना चाहिए ताकि चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे जाकर सोच सके। व्यवसाय का कार्य करने से संबंधित शर्तों की जानकारी होना चाहिए, अलग अलग व्यवसायों की, तभी तो वो बच्चों को जानकारी दे पाएगा। कक्षा की परिस्थितियों के संबंध में जानकारी होनी चाहिए कि क्लासरूम में कैसे कैसे सीन्स क्रिएट होते हैं, कैसी कैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उसको अनुभव होना चाहिए। तब वो प्रेडिक्शन कर पाएगा, कुछ चीज़ों में बदलाव करा पाएगा या कुछ चीज़ें घटित होने वाली हैं उनको रोक पाएगा। अध्ययन के उत्तरदायित्वों का ज्ञान होना चाहिए कि अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, कराया जाता है, ताकि वो शिक्षकों को बता पाए, छात्रों को बता पाए। वैयक्तिक एवं सामाजिक संबंध बनाने की योग्यता होनी चाहिए, वो पर्सनली कांटेक्ट भी कोई बच्चे से बना पाए, सामाजिक संबंध समाज के लोगों से बना पाए, इतनी योग्यता होनी चाहिए। स्थिर तथा समायोजित व्यक्ति होना चाहिए। काउंसलर का समायोजित होना बहुत ज़रूरी होता है। वो खुद कुसमायोजित होगा तो फिर वो आपको क्या समायोजित करेगा। आज आप समाज में देखते होंगे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको ज्ञान देने चले आते हैं, आपको मार्गदर्शन परामर्श देने का कोशिश करते हैं, लेकिन आप उनकी खुद की लाइफ में झांकिएगा तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। खुद वो लोग 1 मिनट चैन से नहीं रहते हैं। तो देखिए, आप उसी के संपर्क में रहिए जो खुद स्वस्थ हो, समायोजित हो, तभी ना आपको वो अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। सामाजिक दशाओं, आर्थिक दशाओं तथा उसके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए कि समाज में किस किस प्रकार के दशा आते हैं, उसका प्रभाव कैसा होता है, यानी अनुभवी होना चाहिए कुल मिला के। अन्य कर्मचारियों के साथ सहयोग एवं सहकारिता के आधार पर कार्य करने की योग्यता होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास वाला गुण होना चाहिए कि सबको लेके चलना है, सबको थोड़ा थोड़ा बताना है, उनसे सीखना है और इस प्रकार से काम करना है। व्यापक रुचियों का होना चाहिए। काउंसलर का एक रुचि होगा तो यहाँ पे काम गड़बड़ हो जाएगा। खाली उसको गाना गाने में रुचि होगा या फिर उसको खाना पकाने में रुचि होगा तो वो गाना गाने और खाना पकाने से संबंधित ही निर्देशन कर पाएगा। लेकिन काउंसलर क्या होता है, ऑलराउंडर होता है और काउंसलर को मतलब बहुत सारे रुचियों का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो पर्टिकुलर समस्या का समाधान कर पाएगा। जैसे समस्या तो एक ही फील्ड से होती है कोई भी, लेकिन उसका कनेक्शन बहुत सारी चीज़ों से होता है। तो इस दशा में काउंसलर को तमाम रुचियों का थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। उसे चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का, ताकि वो लर्नर के नेचर को अच्छे से समझ सके। परीक्षाएं आयोजित करने एवं सफल प्रशासन करने की योग्यता होनी चाहिए उसमें, कि एग्ज़ाम को कैसे आयोजित करना है और उसका सफल प्रशासन कैसे कराना है, यानी सफल तरीके से उसको संपन्न कैसे कराना है। अभिभावक का विश्वास प्राप्त करने की योग्यता होनी चाहिए ताकि अभिभावक से वो डेटा निकलवा पाए बच्चे का। विभिन्न सेवाकालीन कार्यक्रमों को संगठित करने की कुशलता होनी चाहिए। जैसे हमने विद्यालय में क्या किया कि एक काउंसलर अपॉइंट कर दिया, तो अब हम चाहते हैं कि वो काउंसलर जितने भी विद्यालय में टीचर हैं सबको क्या करें, निर्देशन कार्यक्रम की कुछ जानकारी दे, बच्चों को कैसे निर्देशन किया जाता है। तो निर्देशन से संबंधित कार्यक्रम कैसे ऑर्गेनाइज करना है विद्यालय के अंदर, इस चीज़ का भी उसे अनुभव होना चाहिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं शिक्षक के निर्देशन संबंधी कार्य तथा उत्तरदायित्व। द गाइडेंस फंक्शंस ऑफ अ टीचर। टीचर कैसे निर्देशन करेगा। शिक्षक अपने छात्रों को अध्ययन अनेक परिस्थितियों में कराता है क्योंकि वह उनके सर्वाधिक निकट संपर्क में रहता है। उसे छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी होती है तथा उनकी विभिन्न समस्याओं का भी उसे ज्ञान होता है। शिक्षक क्या होता है, सबसे ज़्यादा समय विद्यार्थियों के साथ बिताता है, इसलिए उसकी जानकारी भी सबसे ज़्यादा शिक्षक को ही होती है। निर्देशन कार्यक्रम में इसलिए अपना अधिकाधिक सहयोग कौन प्रदान कर पाएगा, शिक्षक प्रदान कर पाएगा, क्योंकि शिक्षक को ही छात्र की जानकारी है। शिक्षकों के निर्देशन संबंधी कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। छात्रों के साथ वैयक्तिक संपर्क स्थापित करना, छात्रों के साथ पर्सनल कांटेक्ट यानी उसके टच में रहना ताकि पता रहे बच्चा उदास तो नहीं है, निराश तो नहीं है, किसी चीज़ से सप्रेस्ड तो नहीं है, डिप्रेस तो नहीं है, क्योंकि जब बच्चा स्वस्थ नहीं होगा वो पढ़ेगा कैसे। तो यहाँ पे टीचर का काम में होता है, खाली आपको कक्षा में पढ़ा लेने से काम नहीं चलता है कि आप कक्षा में गए 40 मिनट पढ़ा लिए और आपका काम खत्म हो गया। 40 मिनट पढ़ाने के साथ साथ बच्चा किस स्थिति में है, क्या फील कर रहा है, क्या थिंकिंग कर रहा है, इस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना होगा, तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन पाइएगा।
कुसमायोजित बालकों का पता लगाना, अभिभावक विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना, छात्रों को पुस्तकालय का समुचित उपयोग करना सिखाना, विद्यार्थियों के अधिक सर्वांगीण विकास हेतु परिस्थितियों का निर्माण करना, पाठ्येतर सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, अपने विषय से संबद्ध व्यवसायों तथा शैक्षिक अवसरों की सूचनाओं छात्रों को प्रदान करना, ऐसे बालकों को जो अधिगम में कठिनाई अनुभव करते हों उनको परामर्शदाता के पास भेजना, निर्देशन कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने हेतु प्रधानाचार्य एवं परामर्शदाता को अपना पूर्ण सहयोग देना। तो ये सब दायित्व किसके थे? टीचर के थे। अब हम देखते हैं टीचर मतलब किसी भी विषय का टीचर। अब हम बात करेंगे स्पेशली क्लास टीचर की। क्लास टीचर जो अटेंडेंस लेता है और अपना एक सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो कक्षा अध्यापक के निर्देशन संबंधी कार्य क्या होंगे? द गाइडेंस फंक्शंस ऑफ क्लासरूम टीचर। कक्षा में उत्तम वातावरण पैदा करना क्लास टीचर का कार्य है और सारे सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनसे भी वो रिपोर्ट लेता रहे कि कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्लास में कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, टीचरों को कुछ समस्या तो नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट लेना क्लास टीचर का काम होता है। अन्य निर्देशन कार्यकर्ताओं को अपना सहयोग प्रदान करेगा। जो भी विद्यालय में अन्य निर्देशन कार्यकर्ता हैं उनको अपना सहयोग, उनके साथ कोऑपरेशन करेगा। कुसमायोजित छात्रों के संबंध में पूर्ण जानकारी रखेगा। अपने देखिए क्लास टीचर का काम होता है कि अगर उसके क्लास में 50 बच्चे हैं तो वो 50 बच्चों के नाम याद रखे, उनके बारे में उसको डेटा हो, वही एक सफल शिक्षक कहलाएगा। अगला क्या है? स्वास्थ्य विशेषज्ञ के कार्य। कोई अगर डॉक्टर है या फिर जो काउंसलर है वो स्वास्थ्य फील्ड का काउंसलर है तो उसके क्या कार्य होंगे? यथा समय विद्यालय के समस्त छात्रों के स्वास्थ्य की जांच चिकित्सक द्वारा होनी चाहिए तथा आधिकारिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था विद्यालय में की जानी चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ का भी रोल होगा। एक बड़े तथा समस्त दृष्टिकोणों से संपन्न विद्यालय में तो स्वास्थ्य विभाग अलग से भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि जो एक बहुत बड़ा विद्यालय होगा या संपन्न विद्यालय होगा जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही हायर लेवल का होगा, वहाँ पे तो स्वास्थ्य विभाग अलग से भी बन सकता है, अलग रूम में, अलग कार्यालय में। लेकिन कई विद्यालय मीडियम लेवल के होते हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डेवलप हो, मतलब कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन में होते हैं, काम चल रहा होता है, निर्माणाधीन होते हैं। तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है कि कुछ समय अवधि के अंतर्गत, जैसे हम 6 महीने में एक बार कैंप लगवा के सारे बच्चों की जांच करवा देते हैं, तो इस प्रकार के रूटीन को भी फॉलो किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं द्वारा शारीरिक कमियों एवं दोषों का आगे डायग्नोस किया जाएगा, पता लगाया जाएगा, उस रोग का अध्ययन किया जाएगा और अध्ययन के माध्यम से फिर मेडिसिन देके बालक का सुधार किया जाएगा और सुधार के संबंध में कार्य किया जाएगा। मनोवैज्ञानिक के निर्देशन संबंधी कार्य। एक अच्छे विद्यालय में या फिर कह सकते हैं एक संपन्न विद्यालय में विद्यालय मनोवैज्ञानिक भी होता है, एक साइकोलॉजिस्ट जरूर होता है बच्चों के मनोदैहिक स्थिति को समझने के लिए, समाधान करने के लिए। विद्यालय में असामान्य बालकों की समस्याओं को जानने, उन्हें समझने तथा बालकों में सुधार करने हेतु मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। बड़े एवं संपन्न विद्यालयों में मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति पूरे वर्ष के लिए की जाती है। मनोवैज्ञानिक के निर्देशन संबंधी मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। वैयक्तिक एवं सामूहिक परीक्षणों का प्रशासन करना, अलग अलग परीक्षण करके बालक की समस्याओं का पता लगाना। परीक्षाओं से प्राप्त परिणामों की व्याख्या तथा अर्थापन करना, जो भी टेस्ट लिए उसका क्या रिजल्ट आया उसको इंटरप्रेट करना। अनुसंधान हेतु बनी योजनाओं को क्रियान्वित करना। फिर जब वो रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए जो योजना बनाएंगे उसको अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद बच्चे को सही करेंगे। उत्कृष्ट अथवा हीन बालकों का निदान एवं उपचार करने का कार्य ये करते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा समाप्त हो गया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ। पहले हमने पढ़ा कि 1 से 8 यानी प्रारंभिक स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होती है, वो चीज़ हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने 9 से 10 यानी कि हाई स्कूल माध्यमिक स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी वो हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या होगी रूपरेखा वो हमने पढ़ा 11-12। फिर इसके बाद हमने महाविद्यालय स्तर पर भी पढ़ा कि क्या होगा। फिर इसके बाद निर्देशन कर्मचारी के प्रकार हम पढ़े, निर्देशन
कर्मचारी के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। निर्देशन कर्मचारी के अंतर्गत जितने लोग आते हैं, जैसे कि आपके प्रिंसिपल आते हैं, काउंसलर आते हैं, टीचर आते हैं, क्लास टीचर आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, तो इन सभी का क्या दायित्व होता है निर्देशन संबंधी, इस चीज को भी हमने पढ़ा। तो आज हम विद्यालयों के अंदर निर्देशन सेवाओं का क्या संगठन होता है, ये चीज़ हम टोटली पढ़ चुके हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और इसी के साथ यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। आपका जो यूनिट 3 का ए था आज पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कल से या आज शाम से हम यूनिट 3 का बी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यूनिट 3 का बी छोटा ही है, 2 या 3 वीडियो लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। फिर यूनिट 4 को हम लोग पढ़ेंगे, यानी मैं बहुत जल्दी आपका ये पेपर समाप्त कर दूंगा।